नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। एमएड के छात्र छात्राओं ने बिहार विश्वविद्यालय द्वारा सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा अभी तक नहीं लेने को लेकर कुलपति आवास का घेराव कर घंटों किया प्रदर्शन। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर में भारी जलजमाव। शहर के कई गली मोहल्ले में जमा 3 से 4 फुट पानी। और अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप बस ने एक व्यक्ति को मारी ठोकर, मौके पर ही मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एमएड के छात्र छात्राओं ने सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिए जाने को लेकर कुलपति आवास का घेराव कर घंटों प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय के एमएड 2019-21 के छात्र छात्राओं ने मंगलवार को कुलपति आवास का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि 2019-21 बैच में उन्हें एमएड कोर्स में नामांकन लिया था। इस कोर्स में 4 सेमेस्टर होते हैं। फाइनल ईयर आ जाने के बावजूद अभी तक सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, बाकी किसी सेमेस्टर का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। यूजीसी के स्पष्ट गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना काल में एग्जाम न लेकर छात्रों को प्रमोट कर देने का आदेश आया था। इसके बावजूद बिहार विश्वविद्यालय उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जिसे लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण अगर सेशन लेट होता है तो उससे उनके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उनकी मांग है कि उन्हें प्रमोट कर एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाए। तो बिहार विश्वविद्यालय एमएड 19-21 के स्टूडेंट हैं। 2 वर्ष से ज़्यादा हम लोगों का नामांकन लिए हो गया। प्रोफेशनल कोर्स है और 4 सेमेस्टर का यह कोर्स होता है, जिसमें मात्र अभी तक 1 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। और यूजीसी का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो भी पेंडिंग एग्जाम है उसको आप 31 अगस्त तक अविलंब समापन करें। जो है अगर फाइनल ईयर का एग्जाम है तो उसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम लेकर के कीजिए, और जो फाइनल से पूर्व का एग्जाम है उसको या तो आप इंटरनल असेसमेंट पर कीजिए या पूर्व के एग्जाम के आधार पर कीजिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं, कम से कम 10 बार आकर के गुहार लगाएं कि हम आपके स्टूडेंट, आप हमारे भविष्य के लिए सोचिए, हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय मानने को तैयार नहीं है। बोल रही है विश्वविद्यालय कि हम यूजीसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानेंगे। सिकंदरपुर बांध स्थित जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक किचन में जमा भारी जल जमाव। खाना सही समय पर नहीं मिलने से नाराज बाढ़ प्रभावित लोगों ने किया हंगामा। बिहार बाढ़ से बदहाल है। जिले के कई इलाके भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जहां 2 वक्त का खाना लोगों को खिलाया जा सके। लेकिन कितना सुरक्षित और कितना साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, यह तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है। आपको बता दें कि बिहार बाढ़ से बदहाल है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार की ओर से आपदा प्रबंध द्वारा सामुदायिक किचन के माध्यम से 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। इसके बावजूद जिला मुख्यालय से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक किचन की क्या स्थिति है, जहां गंदगी तो दूर, सब्जियां व अन्य सामानों को किस तरह से खराब होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह तस्वीर अपने आप में सरकार के उस दावों की पोल खोलती है, जिसमें सुरक्षा और साफ सफाई सहित कई कड़े निर्देश विभागों को दिए गए हैं। नगर निगम के वार्ड संख्या 14 का सिकंदरपुर बांध रोड स्थित ये सामुदायिक किचन अपने आप में सवाल के घेरे में है। साफ सफाई का आलम ऐसा है कि मानो कोरोना काल को हम भूलकर दूसरी बीमारी को सीधा आमंत्रित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि गंदगी के बीच में बीमारी का यह भोजन परोसा जा रहा है। प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ, ये सिकंदरपुर इलाका है और यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खाना बनाया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और पड़ताल करेंगे कि किस तरीके से ये आलू काट के रखा हुआ है और उसी तरफ पड़ा हुआ है। हम इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो यही खाना लोग खाएंगे। ये देखिए किस तरीके से, मतलब यहाँ लगभग
पानी देखिए, ये बारिश का जल जमाव है। बारिश के जल जमाव के कारण मिस्त्री जो हैं, मज़दूर जो हैं, वो भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए खुले आसमान के नीचे में जो खाना बनेगा और जो बाढ़ प्रभावित लोग खाएंगे, वो खाने के बाद क्या उनको बीमारी नहीं फैलेगी, क्या उनको इस तरह का शिकायत स्थानीय लोगों में है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। यहाँ मिस्त्री है, क्या हुआ भैया? हमको व्यवस्था चाहिए बनाने का, हम इससे बढ़कर कुछ नहीं कहेंगे, हमको व्यवस्था दीजिए। मेरा आदमी, मैं अकेले 2 आदमी 3 आदमी से काम करता हूँ, इतना आदमी के लंगर है, इतना आदमी में कोई साथ नहीं देता है, इसलिए और तब हम लोग विचार किए हैं। नहीं, हम मिस्त्री के चला है, हम इसीलिए बोल रहे हैं, इतना ही निवेदन करते हैं। अभी पानी कितना? पानी पूरा आपको यहाँ था, अभी कुछ घटा है और ये घटेगा, उसके बाद खाना का संभोग हो सकता यहाँ है। जो लोग हैं उनका क्या कहना है? उसका का नाम है कि मुझे खाना सकेरा चाहिए। मिल पाता है समय पे? हाँ, समय पे मिल जाता है, लेकिन पानी के लिए आज नहीं मिला है। आज नहीं मिला? नहीं मिला। तो साफ तौर पे देख सकते हैं, वार्ड पार्षद भी, उनसे बात करेंगे कि क्या आखिर क्यों ऐसा बाढ़ प्रभावित लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, कोई भुगतने की बात नहीं है, प्रकृति का जो लीला है उसके कारण इतना पानी बरसा है। अभी जो आप देख रहे हैं, आज इतना पानी बरसने से यहाँ पर खाना बनाने में देर होगा, क्योंकि पानी लग गया यहाँ पर, है ना। सुबह पानी बरस चालू होने के पहले सब्जी कटा के रख चुका था, 11-12 बजे के पहले रोज़ हर दिन खाना मिल जाता था। आज चूँकि बारिश हो गया है, पानी जमा हो गया, पानी इसमें से निकल जा रहा है, तो 2 घंटा लेट हो गया है। हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे पानी कम हुआ है इसको साफ़ करके फिर से हम लोग खाना दें। पानी तो कल थोड़ी देर हुई, आज भी थोड़ा हुआ है। अगर मान के चलिए इससे भी ज़्यादा अगर बारिश होता है, उस स्थिति में कैसे जिला प्रशासन आप लोग जनप्रतिनिधि निपटेंगे? हम लोग जिला प्रशासन उसके बाद इसकी व्यवस्था करेंगे, कहीं और ऊँची, इससे ऊँचा जगह पर कहीं जगह देंगे, है ना। अभी तत्काल जो था, आज 10 दिन से चल रहा है, 10 दिन में तो कोई परेशानी हुई नहीं थी, आज हुई है। जब आपको परेशानी हुआ है तब ना हम लोग देखेंगे कि इसको क्या करना है। अभी पहला मुद्दा तो हम लोग का है कि जो सुबह से भोजन नहीं बना है, वो भोजन को जैसे जितना पानी सूख गया है, सूखे जगह पर ला करके, लेबर सुबह कहा कि हम नहीं काम करेंगे इतना घुटना भर पानी में, वो चला गया यहाँ से, उसको बुलाया जा रहा है, वो आएगा। जो सूखा जगह है दिखलाइए, यहाँ पर जो सूखा जगह है यहाँ बनेगा, लोगों को सेवा होगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2-2 दिन से आलू काट के रखा हुआ है। कोई गलत बोल रहा है, सुबह 6 बजे कटा है। एक आदमी कह दे, कहने से मान लेंगे? सुबह में 6 बजे कटा है और 3 घंटा पानी बरस रहा था, हम यहाँ 3 घंटा पर। लेकिन जिस तरीके से सामान आपका पड़ा हुआ है, बारिश आएगा वही पानी उसमें घुसेगा। कोई बारिश का पानी नहीं, कोई बारिश का पानी नहीं गिर रहा है। उसमें लगा हुआ है, क्या चीज लगा? आप आलू को 3 घंटा 4 घंटा अगर रखिएगा आप अपने घर पर भी तो आएगा। अरे तो यही तो बात बता रहे हैं ना कि पानी पहले तो था नहीं, आज सुबह में जो 6 बजे के बाद बारिश हुई है तभी पानी लगा है। उसको सुखाने का व्यवस्था करेंगे, उसके बाद सूखा में आएगा, सब बर्तन धुलाएगा, तब खाना बनेगा, इसलिए 2 घंटा लेट हुआ है। उसके पहले कहाँ, इसके पहले कोई भी आदमी कहे कि 10 दिन से चल रहा है, टाइम टू टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए इस चीज़ को सबक पे लेके थोड़ा सा कहीं प्रयास करेंगे। हम लोग जिला प्रशासन भी कहेंगे कि इससे भी ऊंचा कोई जगह मिले जहाँ पर बढ़िया से लोग का भोजन मिल सके। आप लोग स्थानीय लोग हैं? चलिए हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जो बांध पे रह रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या, चाची क्या स्थिति है, क्या आप लोगों को खाना वाना मिल पाता है? ये बहुत दिक्कत खाना के है, सब टोटल गरीब को दिक्कत है। एगो पन्नी झूठों के बांट दिया, पार्सल दिया, बस हो गया। ये कभी बासी चावल मिलता है, कभी खिचड़ी मिलता है, कभी दाल में मारे धल मिलता है, बस यही बहुत गरीब को दिक्कत है। अभी का क्या स्थिति है वहाँ? अभी तो वहाँ पर कीचड़ है, कीचड़ के चलते बना नहीं है खाना। किचन में तो पूरा पानी लगा हुआ है, तो पानी में तो खाना बन नहीं सकता है। लेबरों का कुछ दिक्कत है, बनानू वाला के खाऊं वाला के दिक्कत है, यही बात है। खिचड़ी के बारे में तुमको बोल दे रही हो। क्या कुछ कह रहे थे आप? बोलो सर, 2 दिन से 3 दिन से खिचड़ी बनता है खाली। समय खाना 2 बजे मिलता है, जबकि समय क्या होना चाहिए खाने? समय 10-11 बजे होना चाहिए ना। 1 बजे खाना मिलेगा। अभी किचन में कितना पानी लगा हुआ है? नहीं देख रहे पानी, अपना आँख से देख रहे हैं आप। पानी अपना आँख से देखेंगे नहीं, देखे पानी देखेंगे नहीं, देखे पानी, खाना बनेगा ना, उससे पानी खाना बन सकता है, उसमें खाना बन सकता है। सर अभी बताइए, खाना बन सकता है? गरम पतीला गिर जाए, गरम पतीला अगर गिर जाए पर रिस्क कोई लेता है तो हम बनाने के लिए तैयार है। रिस्क 1 मिनट 300 रुपया रोज में, 24 घंटा ड्यूटी होता है। 24 घंटा में 300 रुपया क्या भी जमाना है? चलिए कुछ लोग और है, स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश। क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? बोलो।
क्या दिक्कत होता है? हाँ, हमें कुछ दिक्कत क्या खाना उना मिलता है आप लोगों हाँ को? मिलता है। मिलता है। अभी किचन में पानी उनी लग गया। हाँ, अभी पानी लग गया किचन में, कैसे बनेगा? कस के बोलिए। किचन में पानी लग गया तो कैसे बनेगा? कितना पानी लगा हुआ है? ठेवना भर पानी लगा हुआ है। उसी में अगर खाना बनेगा वही आपको मिलेगा तो आप खा पाइएगा? कैसे खाएंगे? दिक्कत नहीं हो रहा है आपको? हाँ, दिक्कत है ना। यही दिक्कत बताने के लिए जा रहे हैं। क्या है? दिक्कत तो है कि पानी में का खाना वो चेहरा मिचूरा चूड़ा वो कैसे खाएंगे हम लोग? नहीं खाएंगे। तो देख सकते हैं साफ तौर पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। क्या क्या बसिया भात खाए पिए के दिक्कत है, दाहर पानी घर में घुसल है। कथी बोली कस के आप लोग मोहल्ले के रहने वाले हैं? खरा घाट झील लगा, खरा घाट झील लगा। अभी जहाँ से आपको खाना मिलता है वहाँ ठेवना पर पानी लगा हुआ है। हाँ तो कथी खाएंगे? सब भर दिन भूखे है। उसमें अगर खाना बने वो खाना आप लोग खा पाइएगा? ना नहीं खाएंगे वो सब खाना। भर दिन हम लोग बताइए, बाल बच्चा अभी तक भूखे हैं, कथी खाएंगे? हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि वो सामुदायिक किचन जो कि जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भारी जल जमाव में अगर खाना बनेगा तो कैसे स्थानीय लोग खा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ऊंचे स्थान को चिन्हित कर और वहाँ पे सामुदायिक किचन चलाएं, ताकि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको समय पे खाना मिल सके। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। वहीं मामले में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। आई है उसके मद्देनजर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। यदि भोजन की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने भोजन समय पर उपलब्ध हो और उसकी गुणवत्ता में कमी न हो, इस बाबत जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिया गया था। इसको हम लोग फिर दिखवाते हैं। सर क्या टाइमिंग रखा गया है? सुबह खाना का टाइमिंग लगभग 10 बजे का है, फिर शाम का टाइमिंग शायद 5 या 6 है। मतलब जो भी टाइम फिक्स है उस टाइम पे सीओ के द्वारा और स्थानीय जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा समय पर पीड़ितों को खाना मुहैया कराने का निर्देश पूर्व में भी दिया गया है। नगर निगम की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आया है। महापौर के संभावित उम्मीदवार नंदू बाबू वर्तमान मेयर सुरेश कुमार के समर्थन का ऐलान किया। नगर निगम में महापौर सुरेश कुमार पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की शिकायत तेज हो गई है। वहीं उसी कड़ी में वार्ड संख्या 46 के पार्षद नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू ने मंगलवार को निगम कार्यालय पहुंचकर एक बड़ा खुलासा किया है। नंदू बाबू ने विकास में आ रही बाधा को दूर करने के साथ कहा, आगामी 23 और 24 को होने वाले बैठक में मेयर सुरेश कुमार का साथ देंगे और निगम को बचाने का प्रयास करेंगे। यदि मेयर सुरेश कुमार का समर्थन पूरा नहीं हुआ तो वह खुद मेयर पद के दावेदार बनेंगे। जो स्थिति है वो एक तरह से तूफान की स्थिति में ये शहर तूफान की दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ के रहनुमा जिनको इस शहर के तमाम अक़लियत पिछड़ा जो भी यहाँ के बाशिंदे हैं, सभी लोग ने मिलकर के जिनको इस शहर का अपना रहनुमा जनप्रतिनिधि बनाया, वो आज इस शहर को जालिमों के हाथ और लुटेरों के हाथ बेचने के लिए जालिमों से हाथ मिला लिए हैं। इस लिए मैं अपने तमाम ये पवित्र पाक जो पर्व है कल, इस मौके पर मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि ये शहर आपका है, इस शहर को बचाने की जवाबदेही आपकी है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस शहर को जालिमों के हाथ, लुटेरों के हाथ बेचने की जो तैयारी इस शहर के नुमाइंदे जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो इस बेचने का जालिमों के हाथ, लुटेरों को हाथ
बेचने का जो कहीं ना कहीं आप सफल नहीं हो पा रहे क्या इस चुनाव में? पार्षदों को नहीं मना पा रहे हैं, आप पे बहुत सारा ये पार्षद भी कह रहे हैं कि वो उनके बस के बाहर का चीज़ है चुनाव में। पार्षद लोग तो सही में कह रहे हैं। अब पार्षद लोग नहीं कहेगा तो थोड़े हम खड़ा होंगे, लेकिन पार्षद लोग ही हमको कह रहे हैं कि साहब इस शहर को जालिमों के हाथ से में जाने से बचाइए, और इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमको बाकी और किसी राजनीति से मतलब नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। इस शहर के हम बासिंदे हैं, मेरा 3 पुश्त यहाँ इस शहर का हो गया। हमको इस शहर को बेचने वाले में से नहीं, हम बचाने वाले में से हैं। कितना सफल मान रहे हैं अभी तक? अब समय कम बचा है। 23 और 24 दोनों में हम सफल होंगे। 23 में भी इस शहर के नुमाइंदे जो हैं, जनप्रतिनिधि, सो कॉल किंग मेकर, उनकी जो साजिश है जिसके खिलाफ वोट मांग के वो जीतते हैं, पिछड़े अकलियत, ये जनता, शांति पसंद, अमन पसंद जनता जो है, उसका वोट लेकर जो जीतते हैं, और वो जो बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ 23 को भी मैं जीतूंगा। जनता के आशीर्वाद से, जनता की दुआ से और अल्लाह की, ईश्वर की, खुदा की रहमत से निश्चित रूप से इस शहर को मैं बचाने का काम करूंगा। और फिर से विकास की पटरी पर से जो इस शहर को लोगों ने हटा करके लूटने का, बेचने का जो काम धंधा शुरू कर दिया है, उससे मैं फिर से बचाऊंगा। 23 को भी मैं जीतूंगा और 24 को भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेयर सुरेश कुमार अपने पद पर रह जाएं, क्योंकि उनको लुटेरों से बचाना है। आपका समर्थन होगा उनका? यदि सुरेश कुमार जी अविश्वास प्रस्ताव में नहीं बचते हैं, मैं पूरी मजबूती से पार्षद लोगों के समर्थन से मैं नगर निगम के मुख्य पार्षद के पद का चुनाव लड़ूंगा। और मुझे अल्लाह, खुदा, ईश्वर पर कृपा है, भरोसा है, मुजफ्फरपुर की जनता पर भरोसा है। मैं जीतूंगा और उन सारे लुटेरों और जालिमों के छाती पर मुंह दलूंगा और इस शहर को बचाने का काम करूंगा, विकास करूंगा। मेयर के समर्थन में भी आप उतरे हुए हैं अभी? मेयर को मैं बचाना चाहता हूं, इसलिए कि उनको लोगों ने लूटा। आज तक ये किंग मेकर जो है, उनको लूटने का काम किया। 60 कट्ठा जमीन उनका बेचवा दिया, अब उनका घर द्वार बेच दें मेयर। शहरवासी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हल्की बारिश से भी शहर के रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव लग जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती जा रही है। पिछले दिनों हुई बारिश से शहर के मोहल्ले को डुबा कर रख दिया। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने के बाद शहरी क्षेत्र के तमाम स्लुइस गेटों को बंद कर दिया गया था। तब निगम के दावा किया गया था कि नाले के पानी को हाई कैपेसिटी पंप के द्वारा नदी में भेज दिया जाएगा और जल जमाव नहीं होगा, पर सिकंदरपुर इलाके में घुटने तक पानी लगा है। जल जमाव उसके दावों की पोल खोल रहा है। नगर निगम द्वारा हाई कैपेसिटी पंप को ना चलाकर छोटे पंप को चलाया जा रहा है, जिससे पूरे सिकंदरपुर प्रभात जर्दा गली के लोग जल जमाव से पीड़ित हैं। नगर निगम की इस लापरवाही के कारण मोहल्ले के लोगों में बेहद आक्रोश है। मोहल्ले के ज्यादातर घरों में पानी घुस चुका है और लोग किसी प्रकार रहने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि हर वर्ष निगम दावा तो करता है, पर उन दावों की पोल बारिश और शहर का गंदा पानी खोल कर रख देता है। सिकंदरपुर मोहल्ला है अखाड़ा घाट, ये हर साल बारिश में यही होता है और ये थोड़ी सी बारिश होने के बाद ये हो जाता है। ये तो अभी कल रात भर बारिश हुई, कल दिन में बारिश हुई, तब ये हाल है। हल्की सी बारिश का पानी नहीं है, पर चूंकि सलूस गेट बंद हो चुका है तो पानी रिटर्न है जो हाँ जी 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 जी, तो ये हर बारिश में यही हाल होता है और हद से ज़्यादा पानी रहती है। नगर निगम दावा की थी कि इस बार हाई कैपेसिटी का पंप लगाया गया है, नहीं होगा जल जमाव, उसके बावजूद है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो सर यहाँ की जो व्यवस्था है ये उसी का नतीजा है। कि धार तो नगर निगम के तो यात्रा से निकलवे करता है, तो
थोड़ा मजदूर लोगों को परेशानी हो रहा है। सुविधा तो चल ही रहा है और खाना पीने का थोड़ा दिक्कत होता है। छोटा पंप चलाया जा रहा है, बड़ा पंप क्यों नहीं चलाया जा रहा है जबकि इतना जल जमाव है? इसलिए छोटे पंप से काम चल जाता है, बड़ा वाला नहीं चलता है। जी नहीं सर, क्यों नहीं चलाया जा रहा उसका? इसलिए इसका अभी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ है, बाहर कोई सा दिक्कत नहीं हुआ है। सिकंदरपुर में अचानक निकले एक पालतू बंदर के उत्पात से दिन भर सहमे रहे इलाके के लोग। एक तरफ बरसात और जल जमाव से लोग पहले से ही परेशान हैं, वहीं सिकंदरपुर इलाके में मंगलवार को एक पालतू बंदर के उत्पात के कारण पूरे मोहल्ले के लोग सहमे हुए थे। सुबह से ही यह बंदर लोगों को परेशान कर रहा था, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़ा गया। वहीं स्थानीयों ने बताया मोहल्ले के एक युवक ने बंदर को पाल रखा था। आज सुबह बंदर किसी तरह अपने मालिक को कब्जे से निकालकर सड़क पर घुमाने लाया था और मोहल्ले के छोटे बच्चे और आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा, जिसे स्थानीयों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। अब लोगों ने राहत की सांस ली है। में सुबह से लोग परेशान है, एक बंदर उत्पात मचाए हुए खुल गया है, तो उसी को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। पालतू है लेकिन पकड़ा नहीं रहा है। बदरा प्रखंड के सिमरा गांव में आई बाढ़ के कारण समुद्र जैसी बाढ़ में अपनी जान की परवाह किए बगैर नाव खेप रही हैं महिलाएं। इसे महिलाओं की बहादुरी कहे या सिस्टम की मजबूरी, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। यह जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, यह कोई नाविक महिला नहीं है और ना ही यह पोखर या बारिश का जल जमाव है, बल्कि यह बूढ़ी गंडक का कहर है। पिछले 15 दिनों से बूढ़ी गंडक नदी और बांध के बीच बसे इस गांव के लोगों का एकमात्र नाव ही सहारा है। पूरे गांव के लोग इस नाव के ही सहारे तकरीबन 2 से 2.5 महीने बाढ़ का दंश झेलते हैं। इस गांव के भीतर कई घर ऐसे हैं जिस घर के पुरुष कमाने के लिए बाहर गए हैं, लिहाजा गांव की महिलाओं को ही समंदर जैसे मंजर को नाव के सहारे पार करना पड़ता है। जिस सफर को नाव से पार करना पड़ता है, उस बांध से लेकर गांव तक सभी जगह 30 से 40 फीट पानी है। थोड़ा भी इधर उधर हो तो नाव डूब सकती है। इसके बावजूद इस गांव की महिलाओं के जज्बे को सलाम कि इस मंजर को नाव के सहारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रतिदिन पार करती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सुरक्षा को लेकर कई वादे करते हो, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे में ही रह जाते हैं। बाढ़ की स्थिति में क्या स्थिति है इस गांव की, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महिला कैसे अपने छोटे बच्चे को लेकर तकरीबन 2 किलोमीटर इस बाढ़ के पानी में पार करके नाव खेपते हुए और अपने गांव पहुंचती है। दरअसल यह पूरी कहानी बंदरा प्रखंड के सिमरा गांव की है, जहां की सैकड़ों आबादी की यही कहानी है। बिहार सरकार महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन शायद सरकार को इस बाढ़ जैसी विभीषिका में इन महिलाओं के लिए एक सरकारी नाव की भी उपलब्धि नहीं है। स्थिति यह है कि इस पूरे गांव के लोग अपने अपने पैसे से नाव खरीदकर बाढ़ के समय अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। गांव इनका हो गया सिमरा, ये बंदरा प्रखंड में पड़ता है। कितना टफ होता है ये नाव चलाना आपको छोटा बच्चा को लेके? बहुत कष्ट होता है। कितना दूरी तय करना पड़ता है गांव जाने के लिए? गांव जाने के लिए 1 कोस। आप खुद नाव चला रही हैं? हाँ, खुद नाव चला के जाती है आती है। क्यों चलाना पड़ रहा है आपको नाव? नाव मजबूरी में तो चलाना पड़बे करेगा। छोटा छोटा बच्चा, एगो से छोटा बच्चा है, एगो भी 1.5 साल का बच्चा है, उसको के लेके खेलते हैं। मजबूरी है तो क्या करें। कौन सा गांव हो गया आपका? कौन सा गांव है? सिमरा है। तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि हम अपने पीछे भी दिखाना चाहेंगे। पीछे की भी तस्वीर आप देखिए कि पीछे भी महिला ही नाव बैठ के खेप रही है और इस नाव पे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे उस गांव की। वो गांव में इन लोगों को जाना है जहां पे तकरीबन 100 से 150 घर है। बहुत दिक्कत, पूरा घर डूबा हुआ है, तभी उसी पर रहते हैं। हम लोग तो बाढ़ की खबर बनाने हैं, लेकिन देखें आपको अकेले इस बाढ़ में नाव खेपते हुए। मजबूरी पड़ता है, ताते हैं, कोई घर पर नहीं है, कोई सरकार नहीं मदद करते हैं, किसी को नहीं। नाव किसका है? मामी की।
मतलब आपका अपना सरकारी नाव नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, सरकारी कुछ देवे नहीं कि खानो बनाते हैं कई दिन से, कुछ देवे नहीं करते हैं सरकार। नाव चलाने में डर वर लगता है कि नहीं? बहुत डर लगता है, तो मजबूरी पर क्या करें। जाते हैं। बिहार की तमाम नदियाँ उफान पर है और लगातार उफान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ख़ासकर बंदरा प्रखंड के जो सिमरा गांव है, यहाँ पे तकरीबन 150 लोग यानी 150 घर है, 150 घर मतलब 150 परिवार को इसी नाव के सहारे आना जाना पड़ता है, जबकि सरकारी नाव 1-20 गांव को मुहैया नहीं है। यहाँ लोग अपना नाव खरीद कर बनवा कर उसके बाद किसी तरह पार उतरते हैं। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है। लगभग हर साल बिहार में बाढ़ आती ही है और लोगों का घर बार सहित सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाती है। हालांकि इस बार हालात थोड़े जुदा हैं। इस वर्ष मॉनसून के पहले यास तूफान की वजह से बिहार की सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। अब मॉनसून की अच्छी बारिश होने की वजह से समय से पहले ही बाढ़ आ गई। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बाढ़ का विनाश गांव के साथ साथ शहरों को भी अपनी जद में ले चुका है। बूढ़ी गंडक नदी की तबाही का मंजर अभी भी बरकरार है। जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बाढ़ तबाही मचा रही है। लोगों के घर में पानी भर जाने के बाद अब उनके सामने भोजन, पानी, शौचालय और पशु चारा बड़ी समस्या बन गई है। बाढ़ से बचने के लिए जो सुरक्षा और बचाव को लेकर प्रखंडों में आश्रय स्थल बनाया गया है, वो भी भगवान भरोसे चल रहा है। बाढ़ के रौद्र रूप ने इन स्थलों की सूरत ही बदल दी है। बिहार की तमाम नदियाँ उफान पर है और लगातार उफान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ख़ासकर बंदरा प्रखंड के जो सिमरा गांव है, यहाँ पे तकरीबन 150 लोग यानी 150 घर है, 150 घर मतलब 150 परिवार को इसी नाव के सहारे आना जाना पड़ता है, जबकि सरकारी नाव 1-20 गांव को मुहैया नहीं है। यहाँ लोग अपना नाव खरीद कर बनवा कर उसके बाद किसी तरह पार उतरते हैं। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अय्यपुर इलाके के बैरिया गोलंबर के समीप अनियंत्रित बस ने एक व्यक्ति को ठोकर मारी, जिससे मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान कोल्वा पैगंबर के रामविलास शाह के रूप में हुई है। जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अय्यपुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड के समीप एक तेज रफ्तार बस ने बुजुर्ग को रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भागने के क्रम उक्त बस ने एक बाइक ने भी टक्कर मार दिया। इससे बाइक सवार 2 युवक भी जख्मी हो गए। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने बस को घेर लिया। चालक और कंडक्टर कूदकर जान बचाकर भागे। बस से यात्री भी किसी तरह नीचे उतर गए। घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने लाठी डंडे से जमकर तोड़फोड़ कर दिया। बस के शीशे चकनाचूर हो गए। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया। मृतक की पहचान कोल्वा पैगंबरपुर के रामविलास शाह के रूप में हुई है। जाम और हंगामा की सूचना पर अय्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची। क्यूआरटी को भी पहुंचना पड़ा। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार न था।
मुआवजे की मांग पर अड़ गए। वाहनों की लंबी कतार लग गई। उग्र लोग राहगीरों के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगे। पुलिस पदाधिकारियों से जमकर नोकझोंक हुई। हालत बिगड़ते देख क्यूआरटी ने बल प्रयोग किया। लाठी भांजकर सड़क जाम करने वाले को खदेड़ दिया गया। आनन फानन में जाम हटा, शव को उठाकर एसकेएमसीएच भेज दिया गया। अय्यापुर पुलिस ने बताया कि जिस बस से घटना हुई है उसे जब्त कर लिया गया है। परिजन के बयान पर केस दर्ज किया जा रहा है। सूचना मिली कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है एक बस से। यहाँ आने पे देखे कि आदमी का स्पॉट डेथ था और गाड़ी यही गाड़ी है जिसमें एक्सीडेंट हुआ, तो यही जानकारी है। तो गाड़ी लाश को तो एम्बुलेंस के द्वारा भिजवा दिए हैं, तो गाड़ी को जो है यहाँ से थाना को भिजवा रहे हैं। गाड़ी में तोड़-फोड़ भी हुई है, तोड़-फोड़ आगे से सब कुछ किया, लेकिन फिर जब हम लोग आए तो एक्टिव हुए तो उस समय से शांत था। जाम हटाया गया? जाम हटा दिया गया? हाँ, जाम हटा दिया गया। क्या मृतक की पहचान है? मृतक की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नज़दीक के कोई कोल्हा बोल रहे हैं, वहीं के। अब कौन है क्या है, जब तक आदमी आ न जाए तब तक तो पता चलेगा नहीं। यहाँ लोगों को बता दिया गया कि अगर आते हैं तो उनको जो है एसकेएमसीएच वो अपना चले जाएंगे। बताया गया रामविलास शाह एसकेएमसीएच में डॉक्टर को दिखाने गए थे। वहां से दवा लेकर लौट रहे थे, तभी एक बस दूसरे बस को ओवरटेक कर आगे निकला। बुजुर्ग पैदल ही सड़क किनारे चल रहे थे। तेज रफ्तार बस ने उन्हें कुचल दिया। मौके पर उनकी मौत हो गई। बैरिया चौक पर एक तरह से अवैध बस पड़ाव चल रहा है। प्रशासन सुस्त हो गई है, लेकिन इधर के दिनों में 1 महीने से अय्यापुर थाना प्रभारी द्वारा कार्यवाही तेज किया गया है, लेकिन बस पड़ाव और गोलंबर के बीच में ये लोग ओवरटेक करके गाड़ी चलाते हैं। और ख़ास करके दिल्ली जाने वाली जो गाड़ियां हैं इतनी बड़ी है और इतनी तादाद में चल रही है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात की, और बस पड़ाव पर अपराधियों का जमावड़ा हो गया है। आज वो आ रहे थे, विपरीत दिशा से गाड़ी आई। अखाड़ा घाट के गामा क्लासेस के संचालक रवि प्रकाश ने बीपीएससी में 103 रैंकिंग लाकर जिले का नाम रोशन किया। अखाड़ा घाट स्थित गामा क्लासेस के संचालक रवि प्रकाश ने पहले ही प्रयास में बीपीएससी 2017 की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। बीपीएससी 2017 में 1240 अभ्यर्थियों में 103 रैंकिंग प्राप्त कर रवि प्रकाश ने जिले का मान बढ़ा दिया, जिसके सफलता में गामा क्लासेस के सभी शिक्षक और छात्रों में हर्ष का माहौल है। रवि प्रकाश का कहना है कि छात्रों को पढ़ाते रहने से एक प्रकार से उनकी कंपटीशन की तैयारियों का रिवीजन होता रहता था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कभी भी असफलता आने पर अपने प्रयास को आधे में ना छोड़े। अगर आप पूरा प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अपनी इस बात को उन्होंने एसडीओ का पद प्राप्त कर साबित भी कर दिया। अभी एट प्रेजेंट जो एक बीपीएससी के एसडीओ पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, जो मेरा रैंक 103 रैंक है, और ये इसका एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद ये रिज़ल्ट आया है। 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी और उसी टाइम हम लोग इसका फॉर्म भरे थे, और उसके बाद 2018 में इसका प्री का एग्ज़ाम हुआ, 2019 में इसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ, 20 एक साल ड्रॉप गया, फिर उसके बाद 21 में इसका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इसके रिज़ल्ट आए 13 जुलाई को। किसको श्रेय देते हैं इसका क्रेडिट हम फुल अपना देना चाहेंगे अपने मम्मी पापा को, और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं उन लोगों को हम ये क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि वो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे जो हर एक अप एंड डाउन्स में काफ़ी हेल्प किया हमें, मतलब इकोनॉमिकली और मेंटली हर तरह से सपोर्ट किया। और पिताजी हम और एक दूसरा चीज़ है कि पिताजी मेरे हमेशा एक फ्रेंड की तरह रहे, और मेरे मतलब मैं उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे चलता रहा हमेशा, और वो एक हम पे हमेशा एक ट्रस्ट दिखाएं। जैसे कि एट प्रेजेंट हम अभी मान लीजिए गामा क्लासेस चला भी रहे हैं, इससे पहले हम बहुत सारा चीज़ें हम किए भी हैं, तो उसमें क्या है कि वो कहीं ना कहीं पिताजी मेरे हमेशा एक ट्रस्ट दिखाएं मेरे ऊपर कि हाँ अब जो भी काम कर रहे हैं, जैसे हम टीचिंग भी करते थे बाहर में पहले, तो वो भी एक मतलब ट्रस्ट दिखाते थे कि हाँ। देखिए हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि जो भी अपने न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करें कि आप हमेशा, क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे हमेशा, कोई भी आप समाज हो, पिताजी हो, बच्चा भी, स्टूडेंट भी, वो चाहता है कि क्षणिक रिजल्ट चाहता है कि हम आज 6 महीने तैयारी के हमको रिजल्ट मिल जाए।
हम जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा, वो साल भर में परेशान हो जाते हैं। एक बार मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को देती हैं, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है, एक नहीं निकल रहा है, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, डिप्रेस होने लगते हैं, वो छोड़ने का देते कि नहीं छोड़ देते, अब हमसे तैयारी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे ना कि आप लगे रहिए, स्ट्रगल जो है करिएगा तो एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। कांटी इलाके में बीते दिनों एनटीपीसी लाइन के चपेट में आने से एक युवक की मामले में परिजनों ने परिवार के एक सदस्य की नौकरी के लिए घंटों कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जिले के कांटी नगर पंचायत परिषद के कुठिया में कुछ महीने पहले 1,32,000 लाइन में झुलसने से एक युवक की कुछ दिन बाद मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद एनटीपीसी अधिकारियों द्वारा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई थी, मगर अभी तक एनटीपीसी के द्वारा नौकरी नहीं मिलने पर मंगलवार को एनटीपीसी टैप को पीड़ित परिवारों ने बंद कर आंदोलन किया। परिजनों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके विरोध में आज वह प्रदर्शन कर रहे हैं। बैठा है एनटीपीसी ने मेरा राहुल कुमार का डेट जी राहुल कुमार के मेरा डेट हो गया। 6 तारीख की घटना हुई। 6 तारीख की घटना के अवसर पर कुछ डॉक्टरी इलाज चलाने के बाद दौरान पर राहुल कुमार को 8 दिन के बाद मौत हो गई। मौत होने के बाद जो मुआवजे जो मांग किया गया वो मुआवजा मेरा पूरी नहीं हो जा। उसको एक आदमी के सदस्य के नौकरी दिया जाएगा, एनटीपीसी बोले से पंप हाउस पर नौकरी दिया जाएगा। उस मुआवजे का दौरान 4 लाख रुपये का चेक मिलेगा, उस भी कुछ नहीं मिल पाया। जिसमें महेश शाह, विनोद सहनी थे, गंजर पासवान जी थे, विनय पटेल जी थे, वो में मौजूद थे। अध्यक्ष ब्लॉक का अध्यक्ष भी उसमें शामिल है। वो लोग निर्णय मेरा कुछ नहीं करवा रहे हैं। मेरा भूखे प्यासे कल 6 बजे से आज मेघ बारिश होनी है, बैठ के इंतजार कर रहा हूँ, इधर भटक रहा हूँ, उधर भटक रहा हूँ। ये बहुत गंभीर समस्या है यहाँ। ये कल सुबह से ये परिजन लोग बैठे हुए हैं। कल सुबह 6 बजे से, आपको बार बार हम बता रहे हैं, कल सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं। आज सुबह 6 बज गया है, लेकिन 24 घंटा होने के बाद भी एनटीपीसी की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया है। पिछले 2 महीना पहले इसके लड़का के करंट हादसा में मतलब देहांत हो गया था। एनटीपीसी और यहाँ के जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा बैठक हुई थी, जिसे बैठक में साफ साफ बताया गया था कि 4 लाख का मुआवजा के चेक और मतलब इस घर के मतलब एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन तत्काल में नौकरी दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 2 महीना बीत गया है, मतलब अभी तक उसको नौकरी नहीं दिया गया है। इसके लिए मजबूरी में आके लोग लगातार इसको आश्वासन दिया था, कभी यहाँ बुलाते हैं वहाँ बुलाते हैं, और इसको दौड़ा दौड़ा के थक गए। तो मजबूरी में ये लोग आके आज कल सुबह से पंप हाउस को बंद करके यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एनटीपीसी की तरफ से कुछ संगठन क्या आगे अभी हम लोग आए हैं यहाँ से, इन लोग से बात करते हैं। अगर एनटीपीसी अगर इससे नहीं सुनती है तो हम लोग अब आगे चल के उसको मुख्य द्वार को बंद करने की तैयारी करेंगे। सदर थाना क्षेत्र के गोवरसही स्थित मां कल्याणेश्वरी शक्तिपीठ उपासना केंद्र के निकट बसे लोगों ने मुशर्री सीओ के खिलाफ घंटों प्रदर्शन किया। सदर थाना क्षेत्र के गोवरसही स्थित मां कल्याणेश्वरी शक्तिपीठ उपासना केंद्र के निकट बसे अंबेडकर नगर के लोगों ने मुशर्री अंचलाधिकारी के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि मां कल्याणेश्वरी शक्तिपीठ निबंधित सार्वजनिक धार्मिक संस्था है, जिसका अधिग्रहण धार्मिक न्यास बोर्ड में कर दिया गया है। शक्तिपीठ की जमीन के साथ ही अंबेडकर नगर की जमीन को भी मुशर्री अंचलाधिकारी के द्वारा मंदिर की जमीन दिखा दी गई है, जिसके कारण धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा उन लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर के लोगों का कहना है कि उक्त भूमि पर पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, श्राद्ध कार्यक्रम स्थल और पंचायत भवन स्थापित है और सभी का खेसरा नंबर अलग अलग है। मुशर्री अंचलाधिकारी के द्वारा 531, 530, 533, 534, 523 खाता संख्या 522 में दिखा दिए जाने के कारण धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा उन लोगों के मोहल्ले के लगभग 100 परिवारों को नोटिस कर दिया गया है, जबकि मात्र 60 डेसिमल जमीन पर ही मां कल्याणेश्वरी शक्तिपीठ उपासना केंद्र स्थापित है। अंचलाधिकारी के इस प्रकार गैर मरजुआ जमीन के मंदिर का बताकर रिपोर्ट समर्पित करने से मोहल्ले के लोगों में काफी आक्रोश है। प्रदर्शन का कारण यह है कि ये 522 दुर्गा स्थान, इस पर उप स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, अंबेडकर पुस्तकालय, चंदा देवी का बनाया पंचायती करने वाला चबूतरा है, भगवान बुद्ध का मूर्ति निर्माण स्थल है, अंबेडकर
कैंपस है, अंबेडकर मूर्ति स्थल है, इतना को नहीं दिखाते हुए सीओ साहब ने गलत रिपोर्टिंग करके दुर्गा स्थान को ट्रस्ट में घोषित करवाने का काम किया और इसका पेपर बनाने का काम किया, जो सीओ साहब ने गलत किया है। और हमारे ये दुर्गा स्थान के कुछ लोग, 4 लोग, जो कि बिना आम सभा किए हुए उसने ट्रस्ट में एप्लीकेशन दिया और ट्रस्ट बिना इंक्वायरी कराए हुए उसने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसका हम लोग विरोध करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले वो परिषद का, न्यास परिषद का, वो बिना जांचे समझे उसने इसको ट्रस्ट घोषित किया है। स्थल निरीक्षण किए घोषित कर दिया। हाँ, बिना निरीक्षण किए हुए उन्होंने इसको ट्रस्ट में घोषित किया है। कुढ़नी प्रखंड स्थित जीविका कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीडीसी शामिल हुए। कोई भी कार्य होता है तो समाज में आपकी अहम भूमिका होती है। आप बढ़ चढ़कर समाज में अपना कार्य निभाते हैं। उक्त बातें डीडीसी ने कुढ़नी स्थित जीविका कार्यालय में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कही। वो जीविका दीदी से भी रूबरू हुए। जीविका द्वारा दी गई लाभार्थियों का सूची भी जारी किया गया। जीविका द्वारा 101 परिवार को दी गई लाभ की चर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो रही है, लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आज भी बहुत सी महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाई है और तो और कोरोना वैक्सीन और इंदिरा आवास पर विशेष बल दिया गया। मंच का संचालन दीपक कुमार ने किया। मौके पर अनीता गांगुली, धीरज कुमार, पंकज कुमार, रूबी कुमारी, नीतीश कुमार, विक्रांत कुमार और भी जीविका कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग जीविका के अंतर्गत सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत यहाँ पर जो है 101 परिवारों को इस कुढ़नी में बैठ करके लोगों को जो है आर्थिक सहायता दी गई है और उसी के तहत जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हम लोग आए हुए थे। अभी जो इस तरह की सहायता जो पूर्व में दिया गया है उससे संबंधित एक लाभुक हम लोग के सामने में है, उपस्थित है। उनके द्वारा जो है अपनी आप बीती सुनाई गई है कि कैसे उनका जो है जीवन जो है जो पहले पटरी पर नहीं थी आज वो पटरी पर आ गई है और जीविका के द्वारा जो मदद मिला है उसके तहत इन्होंने जो अपना व्यवसाय शुरू किया था उस व्यवसाय को इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है और आज जो है इनका परिवार खुशहाल है। इनके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनको अब किसी के ऊपर में ये आश्रित नहीं है, किसी की तरफ जो है अब इसकी टकटकी नहीं लगी हुई है, ये जो है किसी दूसरे के सहारे पर नहीं है। तो जीविका ने इनका उत्थान किया है, इनके जीवन स्तर को बढ़ाया है। तो उसी के तहत उसी तरह से आज पुनः जो है यहाँ पर 101 लोगों को जो है राशि निर्गत की गई है। उन लोगों का जो है कारोबार आज से प्रारंभ किया गया है। हम सभी लोगों को शुभकामना हम लोग देते हैं और विश्वास है कि जीविका फिर जो है आगे इसी तरह का काम इसमें जो है इसका यह निरंतर चलता रहेगा और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में जिस तरह से अभी तक सफल रहा है और भी सफलता के शिखर पर ये बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।